गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सभी लोग कैसे हो। मैं मीना कालोया आप सभी का इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज हम अपनी शॉर्ट स्टोरी वाले पार्ट सेकंड में आ रहे हैं और 12th इंग्लिश में एवलिन या एवलिन जो चैप्टर है शॉर्ट स्टोरी, उसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हमने पहले तो उसके बारे में जाना था कि वह जो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, जिस घर की बात कर रहे थे, जिस एरिया की हम बात कर रहे थे, उसके बारे में हमने जाना था। अब हम जानेंगे कि एवलिन, या हम कह सकते हैं एवलिन भी कह सकते हो और इवलिन भी कह सकते हो, तो इसके बारे में हम जान रहे हैं, कह रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। होम सी लुक्ड अराउंड द रूम रिव्यूइंग ऑल इट्स फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होगा, जो वस्तुएं हैं उनके लिए। तो होम घर, सी लुक्ड अराउंड द रूम, वह वापस से पूरे घर को देखती है, वापस से रिव्यू, वापस से उसे देखती है जो कि उसकी सारी परिचित वस्तुएं हैं उनको। विच सी हैड डस्टेड वंस ए वीक फॉर ए मेनी ईयर्स, जिसको कि वह कई सालों से दिन में एक बार क्या किया करती है, डस्ट किया करती है, डस्टिंग किया करती है, डस्ट उतारा करती है। वंडरिंग वेयर ऑन अर्थ ऑल द डस्ट केम फ्रॉम, वह ये सोचती है कि वास्तव में ये धूल इस पृथ्वी पे कहाँ से आ जाती है। Perhaps she would never see again those familiar objects from which she had never dreamed of being divided. शायद वह उन सभी वस्तुओं को, उन सभी परिचित वस्तुओं को जिनको कि वह अब कभी भी नहीं देख पाएगी, उसने उनसे जुदा होने के लिए, उनसे डिवाइडेड होने के लिए कभी भी नहीं सोचा था। And yet during all those years she had never found out the name of the priest, और इन सालों में उसने कभी भी उस पुजारी का नाम नहीं जाना था। उस येलोविंग फोटोग्राफ हंग ऑन द वॉल अबोव द ब्रोकन हारमोनियम बिसाइड, जिसकी की तस्वीर छपी हुई थी, जिसकी की तस्वीर लटकी हुई थी, कहाँ पर, टूटे हुए हारमोनियम के साइड में या पीछे। द कलर्ड, आगे देखिए, द कलर्ड प्रिंट ऑफ द promises made to blessed Margaret Mary Alacoque, the name of a person। तो ये कह रहे हैं कि देखो वहाँ पर एक वायदे से परिपूर्ण है ना, मेरी जो है उसके बगल में मार्गरेट मेरी एलोकोक जो है, उसके वायदे का एक रंगीन, उसका कुछ वायदा किया हुआ होगा, उसका मेरी एक देवता का नाम है, उसका वायदे का एक जो रंगीन प्रिंट था वो भी वहाँ पर लटका हुआ था। या हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छे शब्द वहाँ पर लिखे हुए, टंगे हुए थे। देखो दो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एक तो क्या बताई गई है कि उसके यहाँ पर एक येलो पेंटिंग वहाँ पे टंगी हुई थी। दूसरा यहाँ पर बताया गया है प्रिंट किया हुआ मार्गरेट मेरी एलोकोक का जो प्रिंट शब्द थे वो वहाँ पर छपे हुए थे। ही हैड बीन ए स्कूल फ्रेंड ऑफ हर फादर, वह जो व्यक्ति था, वह जिसकी पिक्चर वहाँ पे लगी हुई थी, हारमोनियम जो वहाँ पे पड़ा था, टूटे हुए हारमोनियम के ऊपर जो पिक्चर लगी हुई थी, वो उसके पिता के दोस्त थे। Whenever he showed the photograph to visitor, her father used to pass it with a casual word, he is the Melbourne now। ठीक है, तो जब कभी भी उसके यहाँ पर कोई विजिटर या कोई मेहमान आया करते थे और उस तस्वीर को देखा करते थे, तो आदतन वे ये शब्द साधारण रूप में कहा करते थे कि यह जो तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है वह अब मेलबोर्न में रहता है। शी हैड कॉन्स्टेंट टू गो अवे, वह सहमत हो गई थी, राजी हो गई थी जाने के लिए। टू लीव हर होम, अपने घर को छोड़ने के लिए। वॉज दैट वॉइस, क्या यह बुद्धिमानी है। देखो घर से जाने के लिए वह कॉन्स्टेंट का मतलब होगा राजी हो जाना, एग्री हो जाना, वह एग्री हो गई थी वहाँ से जाने के लिए। और यह प्रश्न उसके मन में उठ रहा था, यह क्वेश्चन उसके सामने आ रहा था कि यह अपने आप से वो आस्क कर रही थी, क्या यह बुद्धिमानी है। सी ट्राई टू वे ईच साइड्स ऑफ द क्वेश्चन, वह कोशिश करने लगी, वे का मतलब होता तोलना, वह क्वेश्चन के प्रत्येक जो प्रश्न उसके मन में उठ रहा था, प्रत्येक चीज़ को नापने लग गई थी, तोलने लग गई थी। इन हर होम एनी वे सी हैड शेल्टर एंड फूड, उसको अपने इस घर में हमेशा से शरण मिली है और भोजन भी मिला है। सी हैड दोज हुम सी हैड नोन ऑल हर लाइफ अबाउट हर, सी हैड दोज हुम, ये वही लोग हैं जिनको कि वह अपने जीवन में अच्छी प्रकार से जानती थी। Of course, she had to work hard both in the house and the business. What would they say of her in the stores when they found out that she had run away with a fellow?
फिर उसके मन में प्रश्न उठता है कि हाँ, उसे हार्ड वर्क करना पड़ता है दोनों ही जगह, कहाँ कहाँ पर, उसके घर में भी और उसके बिजनेस में भी। बट वोट वुड दे, लेकिन वो क्या कहेंगे, स्टोर जिस स्टोर में वो काम करती है, स्टोर रूम में वो काम करती है, वहाँ के लोग क्या कहेंगे कि वह अपने एक साथी के साथ भाग गई। से शी वॉज ए फूल परहैप्स एंड हर प्लेस वुड बी फिल्ड अप ए एडवर्टाइजमेंट मिस गवान वुड बी ग्लैड। देखो फिर वो क्या सोचती है कि हाँ, वो सब मुझे मूर्ख कहेंगे, सी वॉज ए फूल, वो मुझे क्या कहेंगे, वह मूर्ख थी, और शायद उसका जो पोस्ट है, उसकी जो पद है, उसको फिलअप कर दिया जाएगा, किसके द्वारा, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। मिस गवाना जो उसकी क्या है, वहाँ पर बॉस है, वो बड़ी प्रसन्न होगी। सी हैड ऑलवेज हैड एन एज ऑन हर, वह हमेशा एन एज ऑन का मतलब था किनारा कर लेना, वह हमेशा उसे किनारा करना चाहती है। स्पेशली वेन एवर देयर वर ए पीपल लिसनिंग, और तब करना चाहती है जबकि लोग उसको सुनते हुए होते हैं, अर्थात जब कभी उसके स्टोर में क्या होती है, भीड़ होती है, तो वह उससे किनारा करना चाहती है। मिस हिल, मिस हिल भी इसका नाम है, किसका नाम है, एवलिन का या इवलिन का ये नाम है। डोंट यू सी दीज लेडीज आर वेटिंग, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वो मालकिन कह रही है उससे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि लोग तुम्हारा, औरतें तुम्हारा इंतजार कर रही है। लुक लवली मिस हिल प्लीज़, और वो कहती है कि तुम सुंदर दिखाई दो। लुक सॉरी, शी वुड नॉट क्राई मैनी टीयर्स एट लिविंग द स्टोर्स, इट वुड नॉट बी लाइक दैट देन सी वुड बी मैरिड। तो वो कह रही है कि मैं जब इस स्टोर को, इस दुकान को है ना छोड़ूंगी तो मैं कभी भी रोऊंगी नहीं। बट इन हर न्यू होम, लेकिन उसके घर में जो दूरी पर स्थित है, इन ए डिस्टेंस अननोन कंट्री, एक दूर गम में, अनजान स्थान पे जहाँ पर उसका नया घर स्थित है, इट वुड नॉट बी लाइक दैट, तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। देखो क्योंकि वो घर से भागना चाह रही है अपने फेलो के साथ, तो वो ये सोच रही है कि जब वो नए घर में जाएगी तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होगा। देन सी वुड बी मैरिड, तब क्या होगा, उसकी शादी हो जाएगी। सी एवलिन, वह सी वुड बी मैरिड, शी एवलिन, वह जो एवलिन है, जो कुंवारी कन्या है, उसका विवाह हो जाएगा। पीपल वुड ट्रीट हर विद रेस्पेक्ट, तब लोग उसको बड़ी रेस्पेक्ट यानी किसके द्वारा, उसको बड़ी सम्मान के साथ देखेंगे। सी वुड नॉट बी ट्रीटेड एज हर मदर हैड बीन, उसको उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा जिस तरह से उसकी माँ को किया जाता था। इवन नाउ दो सी वाज ओवर 19, यद्यपि वह 19 से ऊपर की हो गई है। सी समटाइम फेल्ट हर सेल्फ इन डेंजर इन हर फादर्स वायलेंस, और कई बार वह अपने आप को अपने पिता की हिंसा की शिकार पाती है, क्योंकि वह 19 यानी 19 साल से ऊपर की हो गई है, लेकिन फिर भी कई बार उस पर हिंसा कर दी जाती है, किसके द्वारा, उसके पिता के द्वारा। सी समटाइम फेल्ट हर सेल्फ इन डेंजर ऑफ हर फादर्स वायलेंस, सी न्यू इट वॉज दैट हैड गिवन हर द पेल्पिटेशंस। देखो पेल्पिटेशंस का मतलब होता है धड़कन तेज हो जाना, है ना, जो ब्रीदिंग है उसका बढ़ जाना। तो वो कह रही है कि वह जानती है कि कई बार ये सोच करके उसकी धड़कन तेज हो जाती है। when they were growing up he had never gone for her life, जब वह बड़ी हो रही थी तो उसके पास कभी भी उसके पिता इस तरह से नहीं गई। ही यूज टू गो फॉर ए हैरी एंड अर्नेस्ट, जिस तरह से आदतन वो हैरी और अर्नेस्ट के पास जाया करते थे। बिकॉज ही वॉज ए गर्ल, क्योंकि वह एक लड़की थी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक पिता क्या करने लगाया था, भेदभाव करने लगाया था, किसके बीच में करने लग गया था, लड़की और लड़कों के बीच में। वो ये कह रही जब हम छोटे छोटे थे तो उनका बिहेवियर इक्वल हुआ करता था, लेकिन जैसे ही हम बड़े हो गए तो लड़कों के साथ उनका बिहेवियर अलग हो गया था और लड़की के साथ अलग हो गया था। बट लेटरली ही हैड बिगेन टू थ्रेटन हर एंड से व्हाट वुड डू टू हर ओनली फॉर हर डेड मदर्स सेक, और जब कभी भी वो अब उसको धमकाना शुरू कर दिए थे, वो उसको धमकाया करते थे, थ्रेटन, जब कभी वो उसको धमकाया करते थे तो उसको ये कहा करते थे कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो उसकी मदर के लिए कर रहे हैं, मतलब उसकी मरी हुई माँ के लिए कर रहे हैं। एंड नाउ सी हैड नोबडी टू प्रोटेक्ट हर, और अब तो उसको कोई प्रोटेक्ट देने वाला भी नहीं है। अर्नेस्ट वॉज डेड एंड हैरी हु वॉज इन द चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस वॉज नियरली ऑलवेज डाउन समवेयर इन द कंट्री बिसाइड्स, क्योंकि अर्नेस्ट की तो मृत्यु हो चुकी है और दूसरा उसका भाई जो हैरी था वह चर्च के डेकोरेटिंग का बिजनेस किया करता था और पास के किसी एक स्थान पे वह रह जाया करता था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त इन द इनवेरिएबल स्केबर
or for money on Sunday night her began to weary her unspeakably। देखो स्क्वेबल का मतलब क्या होता है? स्क्वेबल का मतलब होता है कि जो स्क्वेबल का मतलब आप कह सकते हैं रो का मतलब होता है झगड़ा, और वेरी का मतलब होता है थका हुआ। ठीक है, वेरी यानी थका हुआ। वॉज नियरली वेरी शब्द सुबह भी हमने पोएम में पढ़ा था, वेरी यानी थका हुआ। बिसाइड्स द इन वेरिएबल स्क्वेबल फॉर मनी, और उसका क्या होता था? इनवेरिएबल, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता ऐसा स्क्वेबल यानी रो यानी झगड़ा हुआ करता था। किसको लेकर के? पैसे को लेकर के। कब? संडे की नाइट को, जिससे कि वह बहुत ज़्यादा थक जाती थी और उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते थे। सी ऑलवेज गेव हर एंटायर बैग्स 7 shillings and Harry always sent up what he could, but the trouble was to get any money from her father. सी ऑलवेज गेव हर, पूरी की पूरी वह अपनी मजदूरी उसको दे दिया करती थी। हेनरी ऑलवेज सेंट अप, और हेनरी सेंट अप का मतलब होता है खर्च कर देना, वह हमेशा खर्च कर दिया करता था। द ट्रबल वाज गेट एनी मनी फ्रॉम हर फादर, और बड़ी मुश्किल से बड़ी परेशानी के साथ कुछ पैसे वह अपने पिता को दिया करता था, और वह अपने पिता से पैसे प्राप्त करने में उसे बड़ी परेशानी हुआ करती थी। मतलब हैरी तो क्या कर देता था? सारा खर्च कर देता था, और तब उसके पिता उसको बहुत कम पैसे दिया करते थे। किसको? उस लड़की को, जबकि वह लड़की अपने सारे पैसे अपने पिता को दे दिया करती थी। ही सेड सी यूज टू स्क्वेंडर द मनी, वह हमेशा उसको ये कहा करते थे तुम खर्चा करती हो पैसे का, मतलब फिजूल खर्ची। स्क्वेंडर का मतलब फिजूल खर्ची, स्क्वेंडर यानी फिजूल खर्ची। ठीक है, वेस्ट टाइम ऑफ मनी। ठीक है, वेस्ट टाइम भी हो सकता है, वेस्ट मनी भी होता है, स्क्वेंडर के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पर मनी के लिए है। सी यूज टू स्क्वेंडर द मनी दैट सी हैड नो हैड दैट सी वॉज नॉट गोइंग टू गिव हर हिज हार्ड अर्न मनी टू थ्रो अबाउट द स्ट्रीट्स। देखो ये शब्द जो है वो उसके पिता के लिए वो कह रही है। ही सेड, वह कहता था, सी यूज टू स्क्वेंडर, कि मैं फिजूल खर्ची करती हूँ। सी हैड नो हेड, उसकी दिमाग नहीं है। एंड दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू गिव हर हिज हार्ड अर्न मनी टू थ्रो अबाउट द स्ट्रीट्स, इसलिए वह कभी भी अपनी मुश्किल से कमाई हुई पैसे को सड़क पे डालने के लिए उसको नहीं देगा। एंड मच मोर फॉर ही वॉज यूजली फेयरली बैड ऑन संडे नाइट, और इससे भी अधिक बात ये हुआ करती थी कि सैटरडे की रात्रि को वो और अधिक बुरा हो जाया करता था। इन द एंड ही वुड गिव हर, और सैटरडे की रात्रि को वह लास्ट में उसे कुछ पैसे दिया करता था। एंड आस्क हर हैड सी एनी इंटेंशन ऑफ बाइंग संडेज डिनर, और वह उसको कहा करता क्या तुम्हारा कोई इरादा नहीं है क्या लाने का, कि तुम्हारा इरादा है संडे के खाने के लिए, डिनर के लिए कुछ सामान लाने के लिए, अर्थात रविवार के डिनर का सामान लाने के लिए उसको कहा करता था। कब? जब आधी रात्रि हो जाया करती थी। देन सी हैड टू रश आउट एज क्विकली एज सी कुड, एंड फिर वह क्या करती? जल्दी से दौड़ करके जितना जल्दी जा सकती थी वो जाती थी। एंड डू हर मार्केटिंग होल्डिंग हर ब्लैक लेदर पर्स टाइटली इन हर हैंड एज सी एल्बोड हर वे थ्रू द क्राउड्स एंड रिटर्निंग होम लेटर अंडर हर लोड ऑफ प्रोविजन्स। प्रोविजन यानी खाद्य सामग्री। तो क्या करती थी कि वह जल्दी से मार्केट की तरफ जाया करती थी, अपने ब्लैक लेदर के पर्स को टाइटली अपने हाथ में पकड़ करके, एल्बो को ऐसे थोड़ा घुमा करके ताकि भीड़ को दूर कर दी जाए, मतलब भीड़ को चीरती हुई अपनी एल्बो के द्वारा वह मार्केट जाया करती थी अपने ब्लैक पर्स को लेकर के। एंड रिटर्निंग होम लेटर अंडर हर लोड ऑफ प्रोविजन, और वापस लौट करके खाद्य सामग्री से परिपूर्ण होकर के आया करती थी, अर्थात खाद्य लोड ऑफ प्रोविजन यानी बहुत सारे सामान को लेकर के आया करती थी। सी हैड हार्ड वर्क टू कीप द हाउस टुगेदर, पूरे घर को साथ लेकर के चलने के लिए वह बड़ी प्रयास करती थी। टू सी दैट द 2 young children who had been left to her charge went to school regularly, वह उन 2 बच्चों को भी देखा करती थी जिन पे 2 छोटे बच्चों को भी वो देखा करती थी जिन पे उसका चार्ज था कि उन्होंने खाना खाया, या टू हर चार्ज वेंट टू स्कूल रेगुलरली, उस पर ये चार्ज था, ये उस पर एक दबाव था, या ये उसका कार्य था कि उसे रोज़ उसको स्कूल भेजना पड़ता था। एंड गोड देयर मील्स रेगुलरली, और रोज़ उनको भोजन दिया करती थी। इट वॉज हार्ड वर्क ए हार्ड लाइफ, ये उसके लिए बड़ा हार्ड वर्क था, हार्ड लाइफ थी। बट नाउ दैट सी वॉज अबाउट टू लीव इट, सी डिड नॉट फाइंड इट होली इन डिज़ायरेबल लाइफ। अब ये हार्ड लाइफ, ये उसके लिए बड़ी हार्ड लाइफ थी, लेकिन अब वह इस घर को छोड़ करके जाना चाह रही है। सी डिड नॉट फाइंड इट होली अनडिज़ायरेबल लाइफ, और आने वाले समय में शायद उसे ऐसी अनिच्छुक लाइफ है जो उसकी इच्छा से विरुद्ध लाइफ है वो उसको प्राप्त नहीं होगी। तो देखो बच्चों, आज हमने इवलिन का अगला जो पार्ट है उसको पढ़ा। मैं आशा करती हूँ कि आपको
अच्छी तरह से ये चीज़ समझ में आ गया, क्योंकि इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि एक बच्ची जो कि अब 19 ईयर्स की हो चुकी है, अब वह जो घर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बियर नहीं कर सक रही है, क्योंकि बियर नहीं कर रही है, वो उसको बियर नहीं कर रही है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बन गया है और वो उस घर को छोड़ कर के जाना चाहती है। कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज उसके पास थी, कैसा बिहेवियर उसके साथ किया जाता था जब उसकी माँ क्या नहीं थी, उसकी माँ उसके पास नहीं थी, उसकी माँ पास दवे हो गई थी, तो कैसा बिहेवियर उसके फादर का उसके साथ था, उसके साथ साथ उसके भाइयों की क्या हालत थी, कैसा क्या था, उसके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम आगे वाला जो पैराग्राफ है उसके बारे में पढ़ेंगे। Thank you.